1986 के बाद शिक्षा नीति में पहली बार अब परिवर्तन हुआ है और नई शिक्षा नीति को लेकर के देश भर में चर्चाएं जारी है। इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार कक्षा 5 तक मातृभाषा या फिर हिंदी के तहत ही बच्चे की पढ़ाई होगी और उसके बाद भी विभिन्न मतलब स्कूली स्तर पर और कॉलेज स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में परिवर्तन और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो अब आज हमारे साथ हैं नेशनल कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य घनश्याम गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उससे देश का जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह शिक्षा नीति कितनी सार्थक हो सकती है। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसे हम किस रूप में देखें। धन्यवाद नारसन जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से 34 साल के बाद में ये नई शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ये वास्तव में शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से पहले जाना जाता था और अब भी शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से जाना जाएगा। तो ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+3+4 सिस्टम लागू किया गया है। पहले 5 साल में बच्चा नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट सेकंड ये 5 साल तक क्लास करेगा। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास उसकी दूसरे स्टेप की होंगी। 6, 7, 8वीं क्लास के तीसरा स्टेप होगा और 9, 10, 11, 12 वो 4 साल का होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इस शिक्षा नीति में मातृभाषा होगी या उसकी जो है हिंदी भाषा होगी। तो इन 2 भाषाओं को लेकर के नई शिक्षा नीति की नींव रखी गई है। जैसे कि आपने कहा कि नींव रखी गई है और हिंदी और मातृभाषा की शुरुआत से बच्चा आगे बढ़ सकेगा। लेकिन गुप्ता जी, क्या हम ये ना माने कि जो शिक्षा नीति अब लागू की गई है उस पर बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता अभी भी है और हमारे यहाँ जो संसाधनों की कमी है हिंदुस्तान के अंदर, और जैसा मैंने पढ़ा है शिक्षा नीति में, उसमें जो ऑनलाइन शिक्षा इस पर जोर दिया गया है और आज बच्चों के पास में कहीं मोबाइल नहीं है, कहीं नेट नहीं है। तो संसाधनों के अभाव में जिस तरह से बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी और हमारे पास साधन नहीं थे, आज हम शिक्षा नीति तो लागू कर रहे हैं लेकिन हमारे पास साधनों की कमी है और कहीं मोबाइल नहीं बच्चों के पास। जहाँ तो मेरी जानकारी में है 60% बच्चे मोबाइल से वंचित हैं और कहीं पर मोबाइल है तो नेट नहीं है। तो इस समस्या का कैसा समाधान कर पाएंगे हम लोग? जैसा कि आपने सवाल किया है नारसन जी कि संसाधनों का अभाव है, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अब हमारा देश बाकी देशों के साथ साथ में टेक्नोलॉजी का देश हो गया है और धीरे धीरे जो बहुत ही इंटीरियर के गांव हैं वहाँ तक भी हमारी टेक्नोलॉजी पहुँच रही है। और विशेष रूप से आज का जो कोरोना पीरियड का समय चल रहा है इसमें ऑनलाइन शिक्षा ही कारगर सिद्ध हो रही है। तो हमारे अगर 60% बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 60% बच्चों को उस टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने की जरूरत महसूस हुई है और उसका लाभ उठा रहे हैं। अब बात आती है 40% बचे हुए बच्चों की, तो गवर्नमेंट उनकी भी व्यवस्था कर रही है। कई सारे टीवी चैनल हैं, कई सारे हमारे गवर्नमेंट ने इस तरह के माध्यम अपनाए हैं जिनके माध्यम से बच्चों तक वो शिक्षा उनके पास तक पहुंच रही है। ये बात सही है कि गांव में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नेट नहीं है, कहीं फोन नहीं है, तो कहीं संसाधनों की कमी है। लेकिन अब हमें धीरे धीरे अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा और हमें उनके साथ लगना पड़ेगा। हमें वो सारे संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से हम इस समस्या से भी निजात पाएंगे। लेकिन गुप्ता जी, क्या आप नहीं मानते कि जो शिक्षा पद्धति गुरु शिक्षक को आप सामने बैठा करके गुरु देता है, गुरुकुल पद्धति थी वो, और हमारे जहाँ जो कक्षा की व्यवस्था की गई है कि शिक्षक क्लास में सामने बैठ करके बच्चों पढ़ाता है तो उससे आंख मिलाकर बात होती है, बच्चे का बौद्धिक स्तर जांचा जाता है और बच्चे का जो पूरा क्रियाकलाप है वो अध्यापक के सामने होता है। तो उससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो कहीं ज़्यादा। बिल्कुल सही बात कही है नारसन जी आपने।
शिक्षा वही है जिसमें गुरु और शिष्य आमने सामने बैठकर इंटरेक्शन कर सके, और वही चल भी रही है और आगे भी चलेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी सारी शिक्षा ऑनलाइन हो जाएगी। शिक्षा वही रहेगी, पद्धति वही रहेगी, बच्चा क्लास में पढ़ेगा, टीचर क्लास में पढ़ाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जब कोई विषम परिस्थिति होगी, जैसी आजकल चल रही है वैश्विक महामारी की, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा एक वैकल्पिक माध्यम होगा, उसके माध्यम से हम बच्चे का नुकसान होने से बचाएंगे। और नहीं तो अगर ये हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो केवल इंटरेक्शन वाली शिक्षा हमारे पास रहेगी, क्लासरूम वाली शिक्षा हमारे पास रहेगी, और क्लासरूम वाली शिक्षा में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा जैसा आजकल हो रहा है, तो बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रहेगा और क्लासरूम वाली शिक्षा उसको मिल नहीं पाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के लिए बच्चों को, टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हमें मिलेगा, और जो समय आएगा उसके अनुसार हमारी शिक्षा नीति की आधारशिला रखी जाएगी और उसी हिसाब से हमारा शिक्षा का गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर काम चलता रहेगा। अच्छा गुप्ता जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें रोजगार के क्या अवसर हैं? जो शिक्षा क्या रोजगारोन्मुख है? क्या इससे जो बच्चा है पढ़ लिखने के बाद में निराश नहीं होगा? और जो बेरोजगारी की संख्या, जो शिक्षित बेरोजगार संख्या है वो बढ़ रही है लगातार, उस पर क्या हम अंकुश लगा पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने गोपाल जी। देखिए, शिक्षा बनी ही रोजगार के लिए है, और नई शिक्षा नीति में बच्चे को हाई स्कूल स्तर पर ही वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। बच्चा जिस चीज को पसंद करेगा उस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को उसकी बेसिक एजुकेशन के साथ साथ दी जाएगी, ताकि उसका एक ट्रेंड उसमें हो जाए वो बच्चा, और आगे चल करके उसके अनुसार ही वो हाथ का एक अच्छा दस्तकार बने, विशेषज्ञता हासिल करे और समाज में खड़ा होकर के वो अपने रोजगार को मजबूत कर सके। चलो, मैं भाग लेने बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका भी धन्यवाद।